तो पहले नॉन साइक्लिक समझ लीजिए। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। देखिए जैसे ये मेम्ब्रेन बनाया मैंने, किसका मेम्ब्रेन है? थायलाकोइड का मेम्ब्रेन है। सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर कहाँ लगे होते हैं? मेम्ब्रेन पर, ठीक है। थायलाकोइड मेम्ब्रेन पर क्या लगे होते हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लगे होते हैं। यहीं पर होता है फोटो सिस्टम। ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट, और ये क्या है? PS2 फोटो सिस्टम सेकंड मान लीजिए इसको है, और ये क्या है यहाँ पर? PS1 एसोसिएट। ये है PS1। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? जब लाइट फॉल होती है, ठीक है, बुक में डायग्राम उसी तरीके से दिया हुआ है, ठीक। लाइट फॉल होती है, उसको भी बना देंगे। अभी लाइट फॉल हो रही है तो लाइट जब आती है तो दोनों फोटो सिस्टम लाइट को रिसीव कराते हैं। फोटो सिस्टम सेकंड भी लाइट को रिसीव करेगा और फर्स्ट भी रिसीव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को इमिट कराएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएगा? थियोफाइटिन के पास। थियोफाइटिन के पास जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास? थियोफाइटिन। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर स्ट्रोमा साइड में है। कहाँ है ये? स्ट्रोमा की साइड में होता है, ठीक है। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन थियोफाइटिन में चला गया तो इलेक्ट्रॉन देखिए, अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि स्ट्रोमा में चला गया है। कहाँ चला गया है? इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा में चला गया, क्योंकि इधर की साइड है ल्यूमेन। आप ऐसे थायलाकोइड को समझिए, ये थायलाकोइड है। थायलाकोइड का एक हिस्सा मैंने बनाया है यहाँ पर। ये अंदर का हिस्सा क्या है? ल्यूमेन है। ल्यूमेन समझते ना? थायलाकोइड के अंदर जो स्पेस होता है, और ये स्ट्रोमा साइड है। बाहर की साइड क्या होती है? स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में इलेक्ट्रॉन चला गया, क्योंकि फोटो सिस्टम सेकंड अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कराएगा। वो इलेक्ट्रॉन थियोफाइटिन रिसीव करेगा, और थियोफाइटिन क्या? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर जो स्ट्रोमा साइड में होता है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन अपना किसको देगा? ये देगा प्लास्टोक्विनोन को। किसको देगा? प्लास्टोक्विनोन को। अब देखिए चूंकि इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर? आउटर साइड ऑफ स्ट्रोमा, मतलब ये मेम्ब्रेन पर लगा है। प्लास्टोक्विनोन कहाँ लगा होता है? मेम्ब्रेन पर, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को देगा। तो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास में डायरेक्ट नहीं आता। यही ये चीज समझनी है कि इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है? स्ट्रोमा में। देखिए दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से थियोफाइटिन के पास गए, थियोफाइटिन ने स्ट्रोमा में ट्रांसफर कर दिया। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? स्ट्रोमा में। अब इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा में है तो मेम्ब्रेन पर कैसे आएंगे इलेक्ट्रॉन? इनको लाने के लिए हाइड्रोजन की मदद ली जाती है। किसकी मदद लेंगे? हाइड्रोजन। तो दो हाइड्रोजन प्लस 2H प्लस स्ट्रोमा से उठाया जाएगा। 2H प्लस स्ट्रोमा से नीचे जाएंगे, और 2H प्लस, और ये दो इलेक्ट्रॉन देखिए 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएगा? 2H बनाएगा ना जी, बनेगा। ये 2H इसके साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ? प्लास्टोक्विनोन के साथ। और इसके बाद का प्लास्टोक्विनोन यहाँ पर 2H को अंदर एंटर कराएगा। देखते रहिएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ लाना है? मेम्ब्रेन पर लेके आना है, क्योंकि आगे वाले कैरियर सब कहाँ लगे हैं? इसी मेम्ब्रेन पर लगे हुए हैं। आगे जो कैरियर इलेक्ट्रॉन कैरियर मेम्ब्रेन पर लगे। तो मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं आएगा, वो हाइड्रोजन की मदद ली जाती है। स्ट्रोमा से 2H प्लस, क्योंकि स्ट्रोमा में H प्लस होते हैं। 2H प्लस स्ट्रोमा में है, दो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मेंटेन हो जाएगा, 2H मिलेगा। ये जुड़ जाएगा प्लास्टोक्विनोन के साथ। किसके साथ? प्लास्टोक्विनोन। तो जब प्लास्टोक्विनोन के साथ में 2H जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? P2H2 बन जाएगा। अब P2H2 बन गया तो P2H2 बनेगा, तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आएगा। देखिए ये क्या था? P2। ये क्या था? P2। इससे क्या बन गया? P2H2 बन गया ना। P2H2 हाइड्रोजन को अंदर फेंक दिया उठा करके, हाइड्रोजन को उसने अंदर दे दिया। अब वापस P2H2 P2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ से 2H प्लस रिलीज, ये हाइड्रोजन छोड़ देगा ना अंदर, हाइड्रोजन को अंदर छोड़ दिया, वापस P2 में कन्वर्ट हो गया। P2 जो प्लास्टोक्विनोन है सेकंड इलेक्ट्रॉन कैरियर है, उसने क्या किया? बाहर से इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए हाइड्रोजन का सहारा लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट नहीं पकड़ पाता है। तो हाइड्रोजन है, स्ट्रोमा से आए, इलेक्ट्रॉन जुड़े, क्या बन गया? 2H बन गया। अब ये प्लास्टोक्विनोन के साथ जुड़ेगा तो बनेगा P2H2।
H2 अंदर आएगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ छोड़ देगा और वापस Pq में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2H जब अंदर यहाँ छोड़ेगा यहाँ पर, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए आप ये जो लिखा हुआ है PqH2, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखिए इसको प्लास्टोक्विनोन प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, नहीं लिख सकते? देखिए H प्लस इलेक्ट्रॉन दो नेगेटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज मेंटेन हो गया ना, ये बराबर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन अंदर आते हैं तो 2H प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि ये कन्वर्जन यहाँ मेम्ब्रेन पर चल रहा है। कहाँ चल रहा है? मेम्ब्रेन पर। तो यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया मेम्ब्रेन। अगला इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन सा होता है? साइटोक्रोम B6। उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम Bf। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए इसको मैंने ऐसे बना दिया, ये बनाने का मकसद ये था, आपको ये समझाना था कि जो पियोफाइटिन होता है, पियोफाइटिन ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? प्लास्टोक्विनोन को। तो प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन आयन की मदद से इलेक्ट्रॉन को मेम्ब्रेन पर पहुंचाता है। स्ट्रोमा से हाइड्रोजन, स्ट्रोमा से H+ लेगा, स्ट्रोमा से इलेक्ट्रॉन लेगा, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे। समझ में आ रहा है? इसको एक रे डायग्राम की फॉर्म में जो आपको ग्रुप में बना हुआ है वो इस तरीके से। अब यहाँ देख लीजिए नॉन साइड। सर चौथा इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम क्या बताया है? फोटो सिस्टम सेकंड, इसको क्या बोलते हैं? P680, ठीक है। और दूसरा फोटो सिस्टम P700। पहले डिस्कवर ये किया गया था, उसके बाद ये डिस्कवर किया गया। लाइट जो पड़ती है, अब उसका डायग्राम बता रहे हैं, एक डायग्राम बना, लाइट डिस्कवरी पड़ी, लाइट डिस्कवरी पड़ी, इसमें अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करा दिया, किसको दे दिया? पियोफाइटिन। पियोफाइटिन आता है क्वेश्चन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या होता है नॉन साइक्लिक में? जो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा फोटो सिस्टम से, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पियोफाइटिन के पास, ठीक है। इसके बाद अगला नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन सा होता है? प्लास्टोक्विनोन होता है। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम B6 पर जाएगा। इसके बाद साइटोक्रोम Bf पर जाएगा। साइटोक्रोम B में दो वैरायटी है, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम Bf, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? प्लास्टोसाइनिन पर जाएगा, और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? अगला फोटो सिस्टम पर चला गया। तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहे हैं। इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला, इसको ले दिया, इसको ले दिया, यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुँच गया। लाइट पड़ी इस पर, अब देखिए इसको अभी आप बोल रहे हैं, ये जब लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया इसने भी नहीं इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, किसके पास गया? बताइए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर इसके लिए कौन सा होगा? हाँ, आयरन सल्फर प्रोटीन FeS को क्या बोलते हैं? ये है आयरन सल्फर प्रोटीन। इसका नाम क्या होता है? आयरन सल्फर प्रोटीन। पहला इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेगा, दोनों साथ में निकालते हैं इलेक्ट्रॉन। लाइट पड़ती है, इसको भी पड़ती है, इसमें भी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन निकाला, इसके पास पहुंच गया, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इसके पास पहुंच गया। समझे? साथ में प्रोसेस हो रहा है। FeS के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? पैराडॉक्सिन। कहाँ जाएगा? FD का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्सिन। FD है पैराडॉक्सिन। ये सब प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन। जितने इलेक्ट्रॉन कैरियर सब क्या है? प्रोटीन्स होते हैं। अब पैराडॉक्सिन क्या करेगा? देखिए अब यहाँ पे समझ में आ गया। दो इलेक्ट्रॉन इसने निकाला, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसके पास पहुँच गए? पैराडॉक्सिन। अब बताइए इसने जो इलेक्ट्रॉन निकाला था, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा? इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया अपना, लाइट पड़ा, अपना इलेक्ट्रॉन फेंक दिया। इलेक्ट्रॉन की कमी को कहाँ से पूरा करेंगे? इसकी वाटर से पूरी होगी। यहीं पर फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है, यहीं पर होता है वाटर का स्प्लिटिंग। वाटर टूटता है फोटोसिंथेसिस में, जो वाटर टूटता है वो कहाँ टूटता है? फोटो सिस्टम सेकंड के पास में, ठीक है। यहाँ पर H2O टूटेगा और क्या बनेगा? बताइए 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2, ठीक है। अगर दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तोड़ेंगे, अगर इसको आप दो काउंट करेंगे तो 4H प्लस हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और पूरा
पूरा कंप्लीट ऑक्सीजन मारा जाएगा। समझ में आ रहा है? जी सर। यहाँ पर हाफ तो हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जो निकला ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? ये फर्स्ट, ये सेकंड। समझ में आ रहा है? सेकंड इलेक्ट्रॉन कमी पूरी हो गई, लगातार वाटर टूटता रहता है फोटोसिंथेसिस में, लगातार ये इलेक्ट्रॉन गिरता रहता है, इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को ये पूरा करता रहता है। लाइट बढ़ता रहेगा। इसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा? इसके जो इलेक्ट्रॉन निकाला था यही वाला यहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, जी सर। पीछे से इलेक्ट्रॉन इसको लगातार मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज करा रहा है, इसको कहाँ से मिल रहा है? वाटर से मिल रहा है। तो अल्टीमेटली सब कंटीन्यूअस प्रोसेस चल रहा है और लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच रहा है? पेरिडॉक्सिस। अब पेरिडॉक्सिस के पास में जब पहुंचेगा तो NADP+ कहाँ होता है? स्ट्रोमा। ये कहाँ पर है? ये स्ट्रोमा साइड। NADP+, उसके साथ क्या जुड़ेगा? दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आए ना, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए थे, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? अपना NADP को दे देगा, NAD+ को, ठीक है? NADP+ इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन, और दो हाइड्रोजन, आप देखिए क्या बन जाएगा? NADPH+H+, ये बनेगा ना? समझ में आ रहा है कुछ? तो ये सब स्ट्रोमा साइड में बनेगी। ये स्ट्रोमा साइड बता रहे थे कि कहाँ बनेगा, ये समझ में आया यहाँ तक कि कैसे बन रहा है? NADP+, जी सर। ठीक है? दो इलेक्ट्रॉन आई इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा, और ये दोनों तो आपस में बैलेंस कर लेंगे, ये और ये आपस में पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नेगेटिव, दो पॉजिटिव आपस में बैलेंस कर लेगा, बचेगा एक पॉजिटिव ना? जी सर। एक पॉजिटिव बचेगा, देखिए एक पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पर, भाई देखिए दो प्लस दो पॉजिटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज आपस में बैलेंस कर लेंगे, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखाई दे रहा है। समझ में आया? दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। एक हाइड्रोजन को न्यूट्रल किया, एक इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका ये सही है। NADPH2 भी कहीं लिखा रहता है, NADPH2 ऐसे लिखो। इसको क्या लिख सकते हैं? NADPH2, लेकिन वो गलत तरीका ऐसे लिखा जाता है, NADPH+H+। बन गया ये? यस सर। यहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है, एसिडिक कन्वर्जन होता है, ये इसमें एसिडिक कन्वर्ट होता है, एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है? NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP रिडक्टेज। समझ में आ रहा है? ATP कहाँ बनती है? देखिए साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम BF के पास जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहीं पर क्या बन जाएगा? एक ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बनेगा? एक ATP। ये है नॉन साइक्लिक। अब मैंने बताया था लाइट रिएक्शन में बनता क्या है? क्या बनता है लाइट रिएक्शन में? ATP का फॉर्मेशन होता है लाइट रिएक्शन में, बताया था। और क्या बनता है? NADPH+H+, यही तो बनता है। देखिए बन गया NADPH, और ये ATP बन गया। ये रिड्यूसिंग पावर है, ये डार्क रिएक्शन में यूज हो जाएगा जाकर के। और ये नॉन साइक्लिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलता है दोबारा वापस वहाँ नहीं आता है। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, होता हुआ कहाँ गया? यहाँ। क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस दोबारा यहाँ आया? नहीं आया। अगर दोबारा आता तो साइक्लिक होता, जहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन वहाँ दोबारा वापस नहीं आया। हाँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? वाटर से। इसलिए नॉन साइक्लिक है। साइक्लिक तब होता है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो वही वापस आ जाता है। समझ में आ रहा है? नॉन साइक्लिक। तो सर लीक पर दोनों ऊपर होते हैं। हाँ, ये दोनों लीक पे ऊपर होते हैं। PS सेकंड ऊपर सबसे होगा। PS सेकंड जो है वो अप्रेस्ड रीजन में होता है, और PS फर्स्ट नॉन अप्रेस्ड रीजन में होता है। जहाँ कांटेक्ट होगा PS सेकंड का वहाँ सेकंड रखेगा। यस सर बताया। नॉन साइक्लिक समझ में आ गया? जी सर। अब एक चीज देखना, ये वाला H+ जो फ्री हो रहा है, ये H+ कहाँ नहीं जाएगा? सोचिए ये H+ कहाँ से आ रहा है? अभी बताएंगे H+ आया कहाँ से? कोई बताएगा कहाँ से आया वो H+? इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फैलता हुआ आया इसके पास, इसने इसको दे दिया NADP को। ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? वाटर वाला नहीं है, ये वाटर वाला हाइड्रोजन ही होता है। यहाँ जहाँ ATP बना वही कोई फाल्ट हुआ होगा। ये हाइड्रोजन को बताएगा कहाँ से आ रहा है? US+। हाँ, NADP से कहाँ? NADP+ तो ऑलरेडी हाइड्रोजन चाहिए इसको ना। सर जहाँ ATP बना वहाँ पर कुछ
कुछ हुआ होगा। नहीं, ये स्ट्रोमा से आता है। ये आपको एटीपी कैसे बनता है ना वही बता देंगे। स्ट्रोमा से आता है, ये स्ट्रोमा से लिया जाता है हाइड्रोजन। समझ में आया? ये वाला हाइड्रोजन नहीं है कि वाटर टूटता है यहाँ पे हाइड्रोजन ये मिल जाता है। वन साइक्लिक हो गया। आगे देखिए इसके बाद साइक्लिक। हाँ, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइहाइड्रोजन फुल फॉर्म देख लिख दे रहे हैं NADH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। ठीक है, फॉस्फेट लगा तो फॉस्फेट हो जाएगा वर्ड। आगे देखिए साइक्लिक कैसे होता है। साइक्लिक में एक फोटो सिस्टम काम करता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट उसको क्या बोलते हैं P700 बोला जाता है। जब इस पर लाइट फॉल होगा, क्या फॉल होगा इस पर? लाइट इस पर पड़ रही है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा। इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको देगा? ये आयरन सल्फर प्रोटीन को। वहां से कहां जाएगा? पैराडॉक्सिल पर जाएगा इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं? उसके बाद में देखिए अब यहीं से पैराडॉक्सिल का इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, ये समझना है। ठीक है, नॉन साइक्लिक में क्या होता है? क्योंकि नॉन साइक्लिक कब काम करता है, यानी कब काम करेगा नॉन साइक्लिक? जब वेवलेंथ जो है 680 से ऊपर हो जाएगा। जब वेवलेंथ कब हो जाएगी? 680 से ऊपर। अब सोचिए थोड़ा सा, व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट above 680 नैनोमीटर से ऊपर की लाइट आ रही है तो एक ही फोटो सिस्टम काम करेगा। फर्स्ट वाला सेकंड काम नहीं करेगा क्योंकि सेकंड का बॉर्डर खत्म हो जाता है। वो 680 तक ही काम करता है ना। समझ में आ रहा है? 680 के ऊपर वो सेकंड काम करना बंद कर देगा। 700 तक कौन काम कर रहा है? फर्स्ट। एक ही काम करेगा फर्स्ट, बंद हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज ही नहीं कराएगा। ऐसा नहीं होता कि ये बनाया गया तो वो नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है इसलिए उसको मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, वो डायग्राम में नहीं बनाया जाता है क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, एक्साइट ही नहीं होगा वो, क्योंकि वेवलेंथ बहुत हाई हो गया है। समझ में आ रहा है? तो एक ही फोटो सिस्टम काम करेगा। कौन सा? PS1। तो PS1 पर जब लाइट पड़ रही है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए सोचिए यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ठीक है, आप कहेंगे कि इससे तो ये भी बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इससे बना सकता है, बना देगा। हाँ, अरे बना देगा। दोबारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा इसमें? सोचिए दोबारा कहाँ से आएगा? एक बार इलेक्ट्रॉन फेंक के दोबारा कहाँ से आएगा इसके लिए? दोबारा भी तो आना चाहिए। इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलता है, यहाँ पहुँचा, तो ये सब नहीं बनता है। NADPH2 वगैरह नहीं बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ आएगा कैसे? एक बार तो निकल गया इलेक्ट्रॉन ना, दोबारा कैसे आएगा? इसीलिए होता क्या है, देखिए ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। जैसे ही होता है कि लाइट 680 के ऊपर जैसे लाइट आती है तो इलेक्ट्रॉन LPS के पास पहुँचा। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया? इलेक्ट्रॉन कैरियर तो लगा हुआ है ना, वो सब जी सर, सब लगे हुए हैं। इसके पास पहुंचेगा प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से कहां जाएगा? साइटोक्रोम B6। उसके बाद साइटोक्रोम BF के पास, उसके बाद प्लास्टोसाइन फिर वापस नहीं आता। ये ऐसे चलता रहता, घूमता रहता इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? घूम रहा है इस तरीके से। यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन इसके पास, उसके पास, उससे वापस यहाँ तक आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन साइक्लिक वे में मूव कर रहा है। मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं जा रहा है? NADPH के पास नहीं जा रहा इलेक्ट्रॉन, NADP+ के पास नहीं जा रहा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वापस इधर हो गया, इन कैरियर के थ्रू होता हुआ वापस यहाँ आ गया। फिर लाइट पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन लिखा है तो वापस हो गया। इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होनी चाहिए ना इस पर। ठीक है, अब इसमें एक ATP का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। यहाँ क्या बनेगा? एक ATP यहाँ बन जाएगी, लेकिन इसमें NADPH2 नहीं बनेगा। तो साइक्लिक में होता क्या है? इसको साइक्लिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से निकला, यहाँ से निकला था ना, घूम करके वापस वहीं आ जाएगा, घूम करके वापस वहीं आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या है? ये साइक्लिक है। ठीक है,
है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या है, रिवर्ट बैक। रिवर्ट का मतलब वापस, बैक तो फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है, वापस हो जाएगा। और ये कब काम करेगा, और कभी लिखाया है मैंने, जब लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, 680 से लगभग होगी। स्ट्रोमा लेवली में कौन सा काम करेगा, कोई बता सकते हैं? स्ट्रोमा लेवली में कौन सा फोटो सिस्टम काम करता है? एक ही फोटो सिस्टम होता है, ये PS1 तो होता ही नहीं है स्ट्रोमा लेवली में। तो स्ट्रोमा लेवली जो होती है उसमें केवल साइक्लिक चलता है। कौन सा चलता है, साइक्लिक, क्योंकि इसमें एक ही फोटो सिस्टम होता है। ग्रेनम में दोनों होते हैं, PS1 और PS2 भी होता है, समझ में आ रहा है भाई। लेवली में देखिए स्ट्रोमा लेवली यही तो है, यहाँ पर आप कहेंगे एक ही फोटो सिस्टम तो लगा है PS1 और यहाँ केवल साइक्लिक चलता है। तो साइक्लिक वाले में लिखेंगे नो NADPH2 फॉर्मेशन, कोई NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। NADPH2 नहीं बनता, केवल क्या बनेगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए कहते हैं कि जब लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कोड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इससे आगे का प्रोसेस नहीं चलेगा ना। जब NADPH2 नहीं बनेगा तो अकेले ATP बना के क्या करेगा, कोई मतलब नहीं है इसका। ATP बनेगा लेकिन वो कहीं यूज नहीं होगी ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है, उसके लिए चाहिए NADPH2, समझ में आ रहा है? NADPH2 का मतलब सही NADPH+H+ होता है। हाँ, तो ये दो तरीके का फोटो फास्फोरिलेशन है, साइक्लिक हो गया और नॉन साइक्लिक। अब दोनों में डिफरेंस ओरली जान लीजिए, देखिए फिर से बता दे रहे हैं। साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन कब होता है, जब लाइट वेवलेंथ क्या होती है, 680 के ऊपर होती है तब नहीं। साइक्लिक तब काम करता है 680 के ऊपर, नॉन साइक्लिक 680 के नीचे रहेगा वेवलेंथ तब काम करेगा। साइक्लिक में एक ही फोटो सिस्टम काम करता है, नॉन साइक्लिक में दोनों काम करते हैं, समझ में आता है? साइक्लिक में कोई वाटर नहीं फूटेगा, नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इसमें कहीं वाटर यूज हो रहा है नहीं, वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है। जबकि नॉन साइक्लिक में फोटोलिसिस ऑफ वाटर मिलेगा, देखने को यहाँ पर कोई NADPH2 नहीं बनता, उसमें NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस हो गया इसमें। तो सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है, कहाँ से, यहीं पर कौन से इलेक्ट्रॉन, जब फोटो सिस्टम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करा देगा, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन अपना ही इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है, अपना ही इलेक्ट्रॉन घुमा करके वापस ले लेगा। अगला टॉपिक है ATP का फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन। ATP ध्यान समझिए, ATP बनती कैसे है, ATP बनता कैसे है, फोटोसिंथेसिस में जो मैंने अभी एक ATP बनाया था ना, वो बनता कैसे है, किस मैकेनिज्म से बनता है, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से बनता है। हाँ, लाइट रिएक्शन में नहीं बनेगा, लाइट रिएक्शन चलेगा तभी बनेगा ATP। और हाइपोथेसिस का नाम क्या है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें दिया था एक साइंटिस्ट थे पीटर माइकल, माइकल, उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया, बताया था ATP बनता कैसे, ठीक है। अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या, ATP को बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए ATP बनाने के लिए, ठीक है, कैसे बनेगा ATP। यहाँ ये डायग्राम देखिए, ये क्या है, क्या है ये, ग्रेन, ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है ना, और एक और बना दे तो क्या बन जाएगा, ग्रेनम बन जाएगा। एक थाइलेकॉइड बना रहे हैं हम, सिंगल थाइलेकॉइड, बुक में देखिए डायग्राम किया, ये थाइलेकॉइड है, एक सिंगल थाइलेकॉइड बनाया गया है। सारे फोटो सिस्टम, सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर इसी में तो लगे होते हैं, कहाँ होता है, एक सेल में होता है ना, एक अंदर के हिस्से को क्या बोलते हैं, इसको ल्यूमेन। क्या बोला है, थाइलेकॉइड के अंदर की स्पेस को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। ये है अंदर का पार्ट ल्यूमेन, तो बाहर का पार्ट क्या होता है, ये कहाँ है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है ना, तो बाहर होगा स्ट्रोमा, बाहर के हिस्से को क्या बोलेंगे,
अब इतना याद कर लीजिए एक चीज, देखिए एटीपी बनती है, कहीं पर भी एटीपी बन रहा है, किस तरीके से एटीपी बन सकती है बताया था पिछली बार, बताया था कौन सा, ऑटोफॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। एक तो उसमें से दो तरीके जो ऐसे हैं, कौन सा वाला, ऑटोफॉस्फोरिलेशन और ऑक्सीडेटिव, सबस्ट्रेट को तो हटा देते हैं। दो जो तरीके एटीपी बनाने के, उसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है तब जब किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है। जैसे मान लीजिए मेम्ब्रेन है ना, ये क्या है, ये मेम्ब्रेन, किसका मेम्ब्रेन है, ये किसका है मेम्ब्रेन, ये थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन है, किसका है, थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन है। तो अगर इस मेम्ब्रेन के इधर और इधर H+ की कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो गया तो एटीपी बन जाएगी। एटीपी को बनाने के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं ना, H+ को क्या बोला जाता है, प्रोटॉन, जानते हैं ना, प्रोटॉन बोलते हैं। तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में इधर और इधर प्रोटॉन, इधर प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉन, दोनों जगह प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में जब तक डिफरेंस नहीं आएगा तब तक एटीपी नहीं बनेगा। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, बताया था ना। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, अगर एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, यहाँ मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ कम है, तो बोलेंगे कंसंट्रेशन में डिफरेंस है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो ऐसे ही अगर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाए तो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है। तो अगर ग्रेडियंट नहीं है तो एटीपी नहीं बनेगा। पहली रिक्वायरमेंट याद कर लीजिए कि पहला क्या होना चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस। ये कैसे बनता है बता रहे हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा कैसे, कैसे डिफरेंस आएगा, अक्रॉस मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन के इधर और इधर प्रोटॉन की संख्या में अंतर होना चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट। अगर सब नाम दे दे ल्यूमन और स्ट्रोमा तो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर कहें कि डिफरेंस होना चाहिए ल्यूमन और स्ट्रोमा, सही है, ल्यूमन स्ट्रोमा में सही है, लेकिन मेम्ब्रेन होनी चाहिए, मेम्ब्रेन होती भी है इससे। दूसरा देखिए, एक मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। अगर ये मेम्ब्रेन नहीं है तो डिफरेंस होके क्या करेगा, एक मेम्ब्रेन ऐसी होनी चाहिए जो टफ मेम्ब्रेन होना चाहिए। देखिए अगर सोचिए यहाँ H+ ज्यादा है, यहाँ H+ ज्यादा है, यहाँ H+ क्या है, कम है, तो H+ यहाँ ज्यादा, यहाँ कम है, तो एक मेम्ब्रेन का भी तो होना जरूरी है। आखिर किसके अक्रॉस आप डिफरेंस बताएंगे, मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन होना जरूरी है ना। तो इंटैक्ट मेम्ब्रेन, इंटैक्ट का मतलब कंप्लीट, एक मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। और तीसरा होता है इसमें प्रोटॉन पंप, इसको अभी समझा रहे हैं प्रोटॉन पंप को। ये दो समझ गए ना, ये प्रोटॉन की कंसंट्रेशन में अंतर होना चाहिए और एक मेम्ब्रेन होना चाहिए। मेम्ब्रेन के दोनों तरफ भी तो अंतर आएगा, यस सर, एटीपी बनेगी। और एक रिक्वायरमेंट और है, चौथा, एटीपी सिंथेसिस एंजाइम होना चाहिए, एटीपी सिंथेस एंजाइम, क्योंकि अगर ये एंजाइम नहीं है तो एटीपी नहीं बनेगा। एटीपी को बनाने वाला एंजाइम तो यही है। अब बुक को ध्यान से पढ़िएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप होता है, कैसे प्रोटॉन की संख्या में मेम्ब्रेन के इधर उधर प्रोटॉन की संख्या जानने से अंतर कैसे, अगर ये समझ गए हैं आप तो एटीपी तुरंत बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये रिक्वायरमेंट है, ये क्या है, रिक्वायरमेंट चीजें चाहिए एटीपी को बनाने के लिए। लिखिए तो सर, यस सर। अब फिर से डायग्राम देखिए, जिसके पास बुक है वो बुक का डायग्राम देखते रहे। ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन बनाया गया है। हमारा एम क्या है, एटीपी बनाना। एटीपी बनेगा कैसे, अंदर प्रोटॉन बढ़ाने हैं किसी तरीके से। कहाँ बढ़ाना है, ल्यूमेन में, बाहर हटेगा अंदर बढ़ेगा। डिफरेंस आना चाहिए ना, डिफरेंस होना चाहिए तभी एटीपी बनेगा। पहला रिक्वायरमेंट है कि प्रोटॉन की संख्या में डिफरेंस आना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये जो यहाँ एक एंजाइम लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये है F0 और ये क्या है F1। माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपने पढ़ा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल पर बैठने
बैडमिंटन का रैकेट की तरीके से स्ट्रक्चर लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल बोला जाता है। हाँ? क्या चीज? मेम्ब्रेन नहीं है, पृष्ठ पर F1 पार्टिकल लगा होता है, उसको ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। समझ में आया? ऑक्सीसोम ये इनर मेम्ब्रेन पर होता है समझिए। वो माइटोकॉन्ड्रिया पर। यहाँ ये क्लोरोप्लास्ट में जो क्या देख रहे हैं, ये थायलाकोइड देख रहे हैं अपना। तो थायलाकोइड में भी ऐसे एक F1 पार्टिकल लगा हुआ, उसमें दो हिस्से हैं, F0 और F1 पार्टिकल। ये ATP बनाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर H+ कम होंगे, यहाँ ज्यादा होंगे। कैसे होंगे? H2O जो ब्रेक करता है क्या बनाता है? 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2। ये कहाँ हो रहा है? ये ल्यूमेन में जो थायलाकोइड की मेम्ब्रेन है, क्या बाहर चल रहा है, क्या अंदर हो रहा है? अंदर हो रहा है। हमेशा देखिए वाटर की स्प्लिटिंग ल्यूमेन में होती है। यहाँ पर लगा फोटोसिस्टम सेकंड, यहीं क्या लगा? फोटोसिस्टम सेकंड। ये तो है सेकंड के पास में तो सब सिस्टम हो रहा है, तो अंदर हो रहा है सब प्रोसेस। तो H+ की संख्या में बढ़ोतरी देखिए। सबसे पहले H+ कौन रिलीज किया? ये मैंने बता दिया, H+ कहीं जाता नहीं है, तो ना लिखेंगे आप। H2O से 2H+ आ रहे हैं लगातार वाटर टूट रहा है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? घूमते हुए सिस्टम फर्स्ट के पास चले गए। हाइड्रोजन कहाँ चले गए? ल्यूमेन में इकट्ठा हो रहा है हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन रिलीज हो जा रही है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास। H+ यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं लगातार, कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। कंसंट्रेशन बढ़ाने का एक तरीका समझ में आया? यस सर। दूसरा देखिए, जो दो H+ स्ट्रोमा से खींचे जाते हैं ना, बताया था पियोबाइटिन यहाँ होता है ना। तो पियोबाइटिन जब अपना इलेक्ट्रॉन देता है अगले कैरियर को, अपना इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो डायरेक्ट नहीं दे पाता, वो हाइड्रोजन आयन की मदद लेता है। बताया था फिर से देखिए, दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन के साथ जुड़ेंगे, बनेगा क्या चीज? 2H बनेगा। 2H किसके साथ जुड़ेगा? प्लास्टोक्विनोन के साथ जुड़ेगा। अब प्लास्टोक्विनोन इस 2H को अंदर खींच के लेके आएगा, अंदर खींच के लेके आएगा तो क्या बनाएगा? 2H+ बनाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप 2H को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये भी तो लिखा जा सकता है। बाहर 2 इलेक्ट्रॉन से लाना है, मेम्ब्रेन के पास छोड़ना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए हाइड्रोजन आयन की मदद ली जाती है। जुड़ करके बनता है 2H, तो ये 2H प्लास्टोक्विनोन के साथ जुड़ेगा। ये प्लास्टोक्विनोन लगा होता है, वो 2H को पकड़ करके अंदर ले आएगा। 2H अंदर आएगा तो 2H+ इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। देखिए प्लास्टोक्विनोन 2H को छोड़ देता है, 2H को अंदर खींच कर 2H छोड़ दिया उसने। अब 2H क्या करेगा? 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन तो चला गया आगे और 2H+ अंदर आ गया। समझ में आया? इसको इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाना था, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ लाना था, उसी बहाने 2H+ अंदर आ गया। कहाँ से आ गए? स्ट्रोमा से। ठीक है, समझ में आया ये? तो अगला देखिए यहीं पर ये है कि यहाँ पर लिखिएगा प्लास्टोक्विनोन क्या करता है? ये 2H+ को नीचे अंदर आएगा, 2H+ बनेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा। ठीक, 2H+ अंदर आ गया। दो तरीके से कंसंट्रेशन बढ़ रही है। देखिए यहाँ घट रहा है, यहाँ स्ट्रोमा में घट रहा है, ल्यूमेन में बढ़ रहा है। देखिए ये करेंगे और NAD रिडक्टेज जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है? ये NAD को NADP+ को NADPH में कन्वर्ट कर देता है। ये तो करता है। ठीक, तो H+ कहाँ से उठाता है? ये H+ कहाँ से लेगा? 2H+ कहाँ से लेगा? ये लेगा फ्रॉम स्ट्रोमा। कहाँ से आएगा? स्ट्रोमा से। देखिए अंदर 2H+ बढ़ रहा है, एक तो इसने बढ़ाया, एक ये खींच के ले आया, इसने बढ़ाया, तो बाहर घट रहा है। दो तरीके से अंदर H+ बढ़ते हैं। एक तरीका तो ये हो गया बढ़ाने का, एक तरीका ये हो गया प्लास्टोक्विनोन खींच के लेके आया, वो H+ बढ़ा दिया। और दो तरीके से घटता बाहर घटेगा कैसे? जब ये खींच के लाएगा तो बाहर 2H की कमी होगी ना स्ट्रोमा में। जी सर। और यहाँ पर ये NADH रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है? NADP को जब जोड़ेगा इसके साथ, ये 2H+ कहाँ से आ रहे हैं? स्ट्रोमा से खींचे जा रहे हैं, बन जा रहा है NADPH। समझ में आया? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन
यहाँ पर H+ की कमी को कर रहा ना ये, यहाँ पर इसने क्या किया, H+ कम कर दिया, इसने भी H+ यहाँ पर कम कर दिया। तो दो तरीके से बाहर H+ कम होता है, दो तरीके से अंदर H+ बढ़ जाता है। ओवरऑल देखा जाएगा तो अंदर H+ हाई हो जाएगा। समझ में आया? जी सर। यहाँ पर लिख लीजिएगा H+ कंसंट्रेशन इंक्रीज कैसे करेगा, इंक्रीज इन कहाँ पर, ल्यूमेन में, ल्यूमेन में H+ बढ़ेगा कैसे, पहला प्रोसेस क्या है, बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की फोटोलिसिस से बढ़ेगा। ठीक है, प्रोटॉन कंसंट्रेशन अंदर कैसे बढ़ेगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दूसरा क्या है, बाय गिविंग प्लास्टोक्यूमेंस के द्वारा, स्टोमा के द्वारा, स्टोमा से H+ from stroma by with help of plastocumen, lumen by plastocumen। Yes. plastocumen खींच के लेके आएगा। ठीक, H+ कंसंट्रेशन वहाँ घटेगा कैसे, वहाँ घटना भी तो चाहिए बाहर। तो H+ कंसंट्रेशन in stroma decreases in ADP decrease के वजह से। पहला लिखिएगा by NADP प्लस से डिक्रीज होगी, क्योंकि वो NADP प्लस का कंज्यूम कर लेगा ना। और दूसरा क्या है, बाय रिमूविंग H+ फ्रॉम स्ट्रोमा तो प्लास्टोक्यूमेन वहां से पकड़ करके लेके आ रहा, तो अल्टीमेटली वहां कम कर रहा ना, H+ को वहां कम कर दे रहा है। तो इस तरीके से वहां H+ कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे। मेन मकसद है प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना चाहिए। क्या बनता है, ATP। अभी ATP बना नहीं है, अभी केवल ग्रेडियंट बना है। ये आपके NCERT में 3 पॉइंट करके लिखा गया है कि H+ बढ़ता कैसे अंदर। अभी समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर H+ बहुत ज्यादा हो जाएंगे। देखिए 2H+, क्योंकि ये लगातार हो रहा है, एक बार का तो है नहीं, ये लगातार प्रोसेस चलता रहेगा, बार बार ऐसा होगा। तो 2H+ की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी, बार कम होती चली जाएगी। ठीक, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ेगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया ना। जी सर। अंदर ज्यादा बाहर कम। समझ में आया? अब प्रोटॉन ग्रेडियंट तोड़ना है, अब ATP बनेगा कैसे, ध्यान सुनिएगा। ATP कैसे बनती है, तरीकेगा ATP फॉर्मेशन। बाय एक एंजाइम है, उसको क्या बोलते हैं, ATP एंजाइम से होता है ATP बनता है। ये यहाँ होता है एंजाइम, देखिए यहाँ रहेगा ADP, क्योंकि ATP बनती है, ATP के साथ क्या बनेगा, एक फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ATP बनेगा ना। क्योंकि अपने आप नहीं जुड़ता है कि सोच रहे हैं कि ADP के साथ फॉस्फेट अपने आप जुड़ जाएगा, नहीं। इस रिएक्शन को चलाने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये एंजाइम ATP सिंथेज एंजाइम क्या करेगा, ATP सिंथेज लिख लीजिएगा, क्या करेगा, ADP को जोड़ करके इसके साथ बना देगा ATP। ये एंजाइम एक्टिव नहीं रहता है, ये एंजाइम इनएक्टिव रहता है। एक्टिव कब होगा, देखिए यहाँ पर इससे क्या बनेगा, ATP डायग्राम ऐसे बना हुआ बुक में, समझ में आ रहा है। यहीं पर लिखा गया है ATP सिंथेज एंजाइम, लिखा है किसकी प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन, ये ATP सिंथेज एंजाइम। तो देखिए ATP का फॉर्मेशन कैसे होगा, इस एंजाइम से होगा। और ये एंजाइम एक्टिव कब होगा, ATP सिंथेज एक्टिवेट when proton gradient across helicoid membrane breaks। देखिए बाद में लिखना, इसको समझ लीजिए। यहाँ प्रोटॉन ज्यादा हो गए ना, अब प्रोटॉन ज्यादा क्यों हो गए, कंसंट्रेशन बढ़ गया इधर हार्डनेस का। चाह के ज्यादा कराया था, नहीं मजबूरी था ज्यादा।
क्योंकि वो ऐसा सिस्टम ही चल रहा था कि वाटर अंदर टूट रहा था तो प्रोटॉन अंदर निकल रहे थे, बाहर से खींच के लेके आना था उनको, इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाना था तो बाहर से खींच के लेके आना था अंदर बढ़ के। NADP जो एंजाइम था NADP रिडक्टेज वो क्या कर रहा था, वो NADP को किसमें बदल रहा था, NADP को बदल रहा था। इसको बदलने के लिए H+ की जरूरत पड़ रही थी। H+ कहाँ से पकड़े जाते हैं, स्ट्रोमा छोटी एंजाइम स्ट्रोमा में पड़ा हुआ है, वहीं से तो उठाएगा H+, उठा लिया तो वहाँ कम कर दिया। तो ये सब मजबूरी थी, ऐसा हो रहा था, ये कोई चाह नहीं रहा था कि ऐसा बढ़ जाए वहाँ पर। ठीक है, तो वो क्या करें क्या, अब प्रोटॉन बढ़ गया अंदर, बराबर भी तो करना है, अंदर प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो इसको बैलेंस भी तो करना है, वो तो बाहर एक बहाने से हो गया अंदर ज़्यादा, समझ में आया। क्योंकि लाइट डायरेक्शन चलानी है तो प्रोटॉन डायरेक्ट से वाले बढ़ जाएगा अंदर, उसको बराबर करना है, इसको वापस भेजना जहाँ से आए थे सब प्रोटॉन के बराबर। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट तोड़ना पड़ेगा, टूटेगा कैसे, ये प्रोटॉन निकल करके सब बाहर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये जो देख रहे हैं F1 पार्टिकल देख रहे हैं ना, ये जी सर, ये पंप है, ये जो F1 हिस्सा देख रहे हैं ये प्रोटीन है। पंप जानते हैं क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में वो प्रोटीन जो आयंस को या किसी भी मॉलिक्यूल को जबरदस्ती आगे की आकर्षित करती है, उसको क्या बोलते हैं, पंप। ये H+ यहाँ से भेजे जाएंगे कहाँ, स्ट्रोमा में वापस किए जाएंगे, समझ में आ रहा है, इससे वापस होगा F0, इससे यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से H+ धीरे धीरे कहाँ चले जाएंगे, स्ट्रोमा में। तो जैसे ही यहाँ से पास होगा H+ दिख के, जैसे ही H+ किससे पास होगा, F0 पास से F1 पार्टिकल से गुजरेगा, तुरंत ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये वाला F1 पार्ट, ये क्या करेगा, तुरंत ये एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। कैसे समझ सकते हैं ATP सिंथेज एंजाइम एक्टिव कब होगा, जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा, जब प्रोटॉन बाहर जाएंगे तो पूरा एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। ठीक, तो एंजाइम काम कब करेगा, जब ग्रेडियंट बनेगा तभी तो काम करेगा। अगर सोचे ग्रेडियंट नहीं बना होगा तो ग्रेडियंट टूटता क्या, अरे ग्रेडियंट टूटता बराबर, जब ग्रेडियंट बना है, नहीं बनता तो नहीं टूटता, तो एंजाइम भी नहीं एक्टिव होता, समझ में आ रहा है। ATP सिंथेज एंजाइम एक्टिव कब होगा, जब प्रोटॉन ग्रेडियंट, देखा ना, when proton gradient across the membrane breaks, जब वो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, H+ मूव कर जाएगा कहाँ से, फ्रॉम ल्यूमेन से होता हुआ कहाँ जाएगा, तो स्ट्रोमा में जाएगा, इसके थ्रू होके गुजरेगा, F0 पार्ट से गुजरेगा, ये पंप है, ल्यूमेन टू स्ट्रोमा थ्रू F0 पार्ट ऑफ F0 F1 पार्टिकल, इसको पूरा बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल बोला जाता है, पार्टिकल लगा हुआ है, इसमें ये वाला हिस्सा F0 है जो मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा है, ये पंप का काम करता है। ये फोन एक समझ में आया, लेकिन कुछ नहीं समझना है, बस आपको ये देखना ATP बनेगी कैसे, ATP बनेगा इस एंजाइम से, कब होगा, तब होगा जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा, ठीक है। और प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा तो उसके लिए बनाना भी तो पड़ेगा, पहले तो ग्रेडियंट बनेगा कैसे, इस तरीके से बन जाता है, बना फिर तोड़ा गया। ये था मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन, पढ़ लेना बुक में और दिया हुआ है। अब डार्क डायरेक्शन, इसके बाद लाइट डायरेक्शन में क्या बन गया, लाइट डायरेक्शन में क्या बन गया बताइए, लाइट डायरेक्शन में हो क्या रहा था, लाइट डायरेक्शन में वाटर टूट रहा था ना, जी सर, और क्या हो रहा था, ऑक्सीजन निकल रही थी ना, ये तो हो रहा था ATP का फॉर्मेशन हो रहा था, NADPH का फॉर्मेशन, ये तो बन रहा था सब, ये दोनों रिड्यूसिंग पावर है, डार्क डायरेक्शन जब चलेगा आगे तो ये डार्क डायरेक्शन में यूज हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अगला लिखिएगा डार्क डायरेक्शन, तो सर NADPH2 भी मिल रहा है यहाँ पर, कहाँ, ये लाइट डायरेक्शन, और क्या, अरे NADPH2 बना तो भाई लाइट डायरेक्शन का जो प्रोडक्ट है, नहीं बन रहा है, पैराडॉक्सिल जो टोटल सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, आयरन सल्फर प्रोटीन पैराडॉक्सिल, उसके बाद वही पहुंचता है। देखिए इसके बाद डार्क डायरेक्शन जो है, बताते रहिए अब क्या है डार्क डायरेक्शन।
राइट डायरेक्शन कहाँ चलती है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। डार्क डायरेक्शन कहाँ चलेगा? स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन हो गया ग्रेना, और लिक्विड पार्ट क्या होता है? स्ट्रोमा। ये कहाँ चलता है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में चलता है, क्योंकि एंजाइम कहाँ है सारे? स्ट्रोमा में। इसीलिए ये रिएक्शन होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है ये? एंजाइमेटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं। समझ में आ रहा है? जी। और देखिए डार्क रिएक्शन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगी किसमें? ग्लूकोज में, और कुछ नहीं होगा। बस यही होता है कि CO2 का ग्लूकोज में कन्वर्जन हो जाता है। CO2 किस बने? फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनेगा, नहीं बनेगा? जी सर। ये तो बनता है। लाइट रिएक्शन में देखिए क्या हुआ? पानी टूटा, और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, लाइट और क्लोरोफिल रिएक्शन है। वाटर तो टूट गया लाइट रिएक्शन में। अब किसकी बारी है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलने की बारी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में कन्वर्जन, इसको बोलते हैं CO2 फिक्सेशन। क्या बोला जाता है? CO2 फिक्स होती है। CO2 फिक्स का मतलब समझते हैं कि CO2 किसी चीज में जाकर के बदल जाएगा, फिक्स हो जाएगा। किसमें? उस ग्लूकोज में फिक्स हो। CO2 का फिक्सेशन होता है किसमें? ग्लूकोज में इसका फिक्सेशन हो जाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर से चेक करेंगे आप तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो रहा है? रिडक्शन। समझ में आ रहा है? भाई फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। वाटर का ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन। वाटर ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो रहा है। वाटर का ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। याद कर लीजिए ऑक्सीडेशन है, लिखिए ना, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसीलिए फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन है? रिडॉक्स वाली है। समझ में आ रहा है? नोट कर लेना वो। तो इसमें ग्लूकोज में क्या हो रहा है? ये रिडक्शन। तो डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है? स्ट्रोमा में चलती है। CO2 का ग्लूकोज में, CO2 का ग्लूकोज में रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है, फिक्सेशन भी कह सकते हैं। अब इसको डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं? डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं पता है? ये इसको डार्क रिएक्शन नहीं बोलना चाहिए। वैसे ये लाइट की प्रेजेंस में नहीं होता है। ऐसा नहीं, लाइट जरूरी नहीं है, बताया था मैंने। लाइट रिएक्शन तो लाइट की प्रेजेंस में चलती है। पिछली वाली रिएक्शन थी वो किसकी प्रेजेंस में होती है? लाइट। क्योंकि अगर लाइट नहीं पड़ेगा तो पानी टूटेगा कैसे? जी सर। जो वाटर टूटता है ना वो बिना लाइट की प्रेजेंस में टूटता है। इसीलिए लाइट रिएक्शन को चलाने के लिए लाइट जरूरी है। लेकिन डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए लाइट जरूरी नहीं है। ये लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है और एब्सेंस। समझ में आ रहा है? जैसे बताया था मैंने कि डार्क रिएक्शन के लिए क्या है? लाइट नॉट नेसेसरी। लाइट भी हो सकता है। लाइट नॉट नेसेसरी। कंपल्सरी कर सकते हैं। हाँ, कंपल्सरी नहीं है, तब की कोई दिक्कत नहीं है तब। ठीक। अब देखिए जो डार्क रिएक्शन है इसके टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ डार्क रिएक्शन। हाँ, इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। क्या बोलते हैं? बायोसिंथेटिक फेज। क्यों बोला जाता है तो बताएगा। बायोसिंथेटिक फेज क्यों बोलते हैं? किसी चीज का सिंथेसिस होता है। क्या सिंथेसाइज होता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? अरे ग्लूकोज बनता है ना। सिंथेसिस किसकी हो रही है? ग्लूकोज किसकी है? बायोसिंथेटिक, जो कि लिविंग सिस्टम में हो रहा है। ये बन कहाँ रहा है? लिविंग में बन रहा है। तो जो लिविंग प्रोसेस होते हैं उसके नाम के आगे बायो वर्ड जोड़ दिया जाता है। बायोसिंथेटिक का मतलब यहाँ ग्लूकोज की लिविंग में हो रहा है। बायो का मतलब क्या है? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। अब ये डार्क रिएक्शन 3 तरीके का है टोटल। देखिए इसके टाइप्स मिलेंगे। टाइप्स ऑफ डार्क रिएक्शन।
और बायोसिंथेटिक कैल्विन C3 साइकिल, फर्स्ट C4 साइकिल और कैम पाथवे बड़े हैं सर, नो सर। बड़े अलग अलग पौधों में अलग तरीके का पाथवे होता है। ज्यादातर पौधों में कौन सा साइकिल चलता है? C3, ये वाला। ये सब डार्क डायरेक्शन है। डिजर्ट वाले प्लांट में कैम पाथवे चलता है। जो प्लांट डिजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं वहाँ पर जो डार्क डायरेक्शन चलती है उसका नाम क्या होता है? कैम पाथवे। इसको अलग से बताना है, ठीक है? ये डेजर्ट प्लांट में होता है। C4 साइकिल कहाँ चलती है? ऐसे पौधे में चलती है जो ऐसी जगह ग्रो करती है जहाँ थोड़ा सा कम पानी की जरूरत होती है, ज़्यादा कम नहीं, क्योंकि डिजर्ट वाले प्लांट में एकदम बहुत लेस वाटर में ग्रो करते हैं, एकदम सूखे स्थानों पर लगभग ग्रो करते हैं। लेकिन C4 साइकिल किसमें चलती है? ऐसे प्लांट में जिनको वाटर थोड़ा सा कम चाहिए, नॉर्मल प्लांट से थोड़ा सा कम, जैसे शुगर के, मेज, मक्का, समझ में आ रहा है? तो ऐसे पौधों में कौन सा साइकिल चलेगा? C4। तो बाकी सारे प्लांट में कौन सा चलेगा? C3। तो C3 मोस्ट कॉमन साइकिल है जो सभी प्लांट में लगभग चलती है, ज़्यादा समझ में आ रहा है? किसी को समझाना है C3 साइकिल क्या है। बुक में देखिए पेज उलट लीजिए, दिया होगा। बट सर अपने यहाँ पर खेती में शुगर केन को नॉर्मल पानी माना जाता है। अरे ठीक है, नॉर्मल मानते हैं, लेकिन वो C4 प्लांट है, शुगर केन, मेज सब C4 प्लांट में आते हैं। तो C3 साइकिल ध्यान समझिएगा, C3 साइकिल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्टली पौधों में ही पाया जाता है। हाँ, C3 साइकिल। ठीक, अगर कहेंगे क्या है C3 साइकिल, तो ये क्या है? डार्क डायरेक्शन। क्या ये? एक चीज मैंने नहीं बताया, डार्क डायरेक्शन में क्या यूज होता है? डार्क डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होती है किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में क्या यूज होता है इसमें? इसको रिड्यूस हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है? रिड्यूस होने के लिए कुछ चाहिए रिडक्शन के लिए ATP और NADPH जो बनता है वही इसमें यूज हो पाता है। मतलब लाइट डायरेक्शन का जो प्रोडक्ट बना हुआ है ना, वही प्रोडक्ट डार्क डायरेक्शन में यूज होता है। उसी वही कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलेगा। यस सर, विद हेल्प ऑफ ATP एंड NADP। तो ये चीज पढ़ा लेना वहाँ पर कि प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कहाँ यूज होता है? डार्क रिएक्शन। और क्यों यूज होता है? तो रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। मैं लिख दे रहा हूँ, प्रोडक्ट वहाँ पढ़ा लीजिएगा ऑफ लाइट रिएक्शन। कौन सा प्रोडक्ट बना था? ATP एंड NADPH2 में लिख दे रहा हूँ, ठीक है? यूज्ड to reduce कार्बन डाइऑक्साइड एंड डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए यूज हो जाता है, मतलब ग्लूकोज बनाने में यूज हो जाएगा, ठीक है? अब C3 साइकिल, इसके कई नाम है, इसको बोलते हैं, देखिए C3 साइकिल बोलते हैं इसको, और बताइए क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल, PGA साइकिल, C3 पाथवे वही हो गया ना, साइकिल को पाथवे बोला जाता है, ठीक? कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल और PGA साइकिल, ठीक है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड साइकिल, इसमें नाम है। ये नाम क्यों बोले जाते हैं? ये करके जाते हैं। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस साइकिल में, इस पाथवे में जो पहला प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन। और वो प्रोडक्ट कौन सा बनता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है? 3 कार्बन। तो C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है इस C3 एसिड, मतलब 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड है वो। PGA एक एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड। इसमें कितने कार्बन? 3 कार्बन। और कैल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं? साइंटिस्ट के नाम पर, साइंटिस्ट के नाम पर है। मेल्विन कैल्विन साइंटिस्ट है, मेल्विन कैल्विन, ठीक है? PGA क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट यही है। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA। इसका पूरा नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये डार्क रिएक्शन है, ठीक है? जो सभी ज्यादातर पौधों में चलती है डार्क रिएक्शन। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये सब नाम है।
बताइए कोई दिक्कत है? नो सर। अब कैसे साइकिल चलती है वो देखना, ठीक है। इसको देख रखा देने यहाँ से तो अगली बार इसको कंटिन्यू करना सीधी साइकिल। ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम Yes. आ रहे हैं, टाइम हो रहा नहीं, ये लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो अगली बार